नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में जगह मिली है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली भारतीयों की सूची में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देश के 61वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो बन गए हैं। पिछले साल की सूची में सीएम धामी 93वें नंबर पर थे। वहीं राज्य में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कराने और सख्त नकल विरोधी कानून बनवाने से सीएम धामी को विशेष पहचान मिली है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का चौथा दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ। सत्र की कार्यवाही के दौरान प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र में कुछ दिन पहले सीएससी चोंड जिला अस्पताल में चिकित्सक न होने की वजह से एरवाल गांव की 2 गर्भवती महिलाओं को रास्ते में मौत होने का मामला सदन में गरमाया था। इस दौरान प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि उत्तराखंड बने हुए 24 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पहाड़ की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था बदहाल स्थिति में है। जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि यह घटना बहुत दुखदायी है और सीएमओ के माध्यम से जांच बैठाई जाएगी। देखिए, जो प्रतापनगर की घटना हुई, वो घटना सच में काफी दुखदायक घटना है। और जब मुझे पता चला कि उस दिन जो है वहां पे तीनों डॉक्टर अनुपस्थित, तो जिस भी डॉक्टर की जवाबदेही थी हमने सीएमओ से उसकी इंक्वायरी करा दी थी और सीएमओ ने जो भी आख्या दे रखी है शासन को, उसके जो है आज हम उस पर निर्णय ले रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तीन डॉक्टर एक ही दिन में अनुपस्थित थे और उनको जवाब भी मांगा गया था। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड राज्य में जब 10 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज फ्री हो चुका है। मैं लगातार सरकार से मांग कर रहा हूं, वहां 9 डॉक्टर की स्वीकृति है और जिस दिन यह घटना हुई उस दिन वहां एक भी डॉक्टर तैनात नहीं। अब माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई से नहीं चलने वाला। सच्चाई तो है, इस प्रदेश के लिए चैलेंज है। इस प्रदेश के लिए ये गंभीर समस्या है कि पहाड़ों पर डॉक्टर, जब उत्तर प्रदेश था तब टिहरी जैसे जनपद में पूरे डॉक्टर होते थे और आज उत्तराखंड बनने के बाद डॉक्टर नहीं है। सरकार को चाहिए कि डॉक्टरों की और खासकर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती करे, जिससे गांव घर में रहने वाला माता बहन गरीब लोगों को इलाज मुहैया हो सके। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल जुट चुके हैं। जहां एक तरफ सत्तारूढ़ दल बीजेपी लगातार संगठन और केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड दौरे पर आ रहा है, तो वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस बात पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस लगातार अपनी तैयारी में जुटी हुई है और तमाम दिग्गज नेता उत्तराखंड आ रहे हैं। जो बैठकों का दौर है लोकसभा चुनाव को लेकर वो भी जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 2 से 3 दिनों में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में फिर से होगी। लगातार बैठकें चल रही। हमारे जो प्रभारी है 5 वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। हमारे जो नीचे के रूट्स को मजबूत करना वो काम चल रहे हैं। आदरणीय खड़गे जी आए, बीच में हमारी स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन साहब यहाँ बख्तियार दास जी आए, हमारी बहन अलका लांबा जी आए हैं, गुरदीप सप्पल यहाँ आए जिन्होंने मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक की, और हमारी आदरणीय शैलजा जी 2 महीने के कार्यकाल में 3 बार उत्तराखंड आ चुके हैं। वो विभिन्न किस्म की बैठकें ले रही हैं। हमको दिल्ली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में दोबारा बुलाया गया था, अभी फिर से कल और परसों में बैठकें हैं। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ज्यादा मजबूती से इस बार काम कर रही है। मुद्दे भी अनेक होंगे।
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपनी छवि खराब करने वालों के खिलाफ एक शिकायती पत्र देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार को सौंपा है। गणेश गोदियाल का कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ असामाजिक तत्व जिन्हें राजनीतिक प्रक्षय प्राप्त था, उनके द्वारा मेरी छवि को धूमिल करने की दृष्टि से मेरा फर्जी हस्ताक्षर कर एक झूठा पत्र सोशल मीडिया में वायरल किया गया और धार्मिक गोलबंदी कर विधानसभा चुनाव में मतों का ध्रुवीकरण कर मुझे और मेरी पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी प्रतिद्वंदी पार्टी की तरफ से यह साजिश रची जा रही है और यदि पुलिस द्वारा सही कार्रवाई नहीं की जाती तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। मेरे फर्जी हस्ताक्षरों से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पैड पर एक फर्जी पत्र वायरल किया गया, जिसमें कि लोगों को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो सके वोटों का, इस प्रकार की भ्रामक खबर बनाई गई और उसको वायरल किया गया। निश्चित रूप में उसका परिणाम किसी एक पार्टी के पक्ष में गया और हमें उसका नुकसान उठाना पड़ा। आज लोकसभा चुनाव सामने है और इस आसन्न लोकसभा चुनाव को देखते हुए कुछ हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के लोग दोबारा इस कोशिश को कर रहे हैं, तो हमने ये उचित समझा। हमने तब भी रिपोर्ट की थी, लेकिन कोई कार्रवाई तब नहीं हुई पुलिस के द्वारा। आज मैं दोबारा यहाँ पर एसपी ऑफिस में दोबारा अर्जी लेकर आया हूँ। राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष दिनेश आर्य अल्मोड़ा पहुंचे। राज्य मंत्री ने अल्मोड़ा और रानीखेत डिवीजन के अधिकारियों की बैठक लेते हुए पेयजल विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल और जल पहुंचाने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक हर घर में जल पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता को देखते हुए अधिकारियों को 15 मार्च तक लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मेरी क्षेत्र की एक समस्या थी सर। ये भी जम्मू के प्रभारी रहे। पेयजल विभाग मिलने के बाद पहली बार मेरा अल्मोड़ा आना हुआ है और उस अल्मोड़ा आने के बाद मैंने जो मुख्यमंत्री जी की और प्रधानमंत्री जी का जो बड़ा विजन है जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल हर नल जल, उसको 31 मार्च तक पूरा करना है। उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, उसकी दृष्टि से आज अधिकारियों के साथ मेरा बैठना हुआ है और उनसे मैंने कहा है कि जहां जहां तक पहाड़ के क्षेत्र में 31 मार्च तक का हमारा लक्ष्य है, लेकिन 15 तक आचार संहिता की संभावना है कि आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले ये काम पूर्ण हो जाए, इस तरह के अधिकार। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी पुलिस को बनभूलपुरा दंगे के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बनभूलपुरा दंगे के मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोईद को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया है कि इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को पुलिस ने 24 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। अब उसके बेटे को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 80 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इन सभी पर संबंधित धारा से मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। बनभूलपुरा हिंसा में जितने भी नामजद अभियुक्त थे उनमें से फरार चल रहे जो अभियुक्त अब्दुल मोईद, उसकी आज हमारी टीम ने गिरफ्तारी की है और ये गिरफ्तारी होने के साथ इसमें नामजद जितने भी अभियुक्त थे उनकी सभी की गिरफ्तारियां हो चुकी है। ये जो अभियुक्त है इसको हमने दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और ये जो शानदार कार्य है इसके लिए मेरी टीम को मेरी तरफ से 2,500 रुपए का और डीआईजी कुमाऊं की तरफ से इस टीम को 5,000 रुपए का नाम दिया। देखिए अब्दुल मलिक जो है वो पुलिस कस्टडी के में है और इसमें हमारी टीमें पूछताछ कर रही है। जो भी दंगे में संलिप्त लोग थे उनको उकसाने का कार्य, उनको भड़काने का कार्य और जिसके द्वारा भी दंगे में उनको किसी भी तरीके की सहायता की गई है। और हल्द्वानी में जिला निर्वाचन विभाग के मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी ने पत्रकारों के साथ एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें पेड न्यूज सहित इलेक्शन संबंधित संवेदनशीलता के सभी नियम कायदे कानून को विस्तार से बताया गया। इसके अलावा इलेक्शन में कवरेज के लिए आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए पत्रकारों से सुझाव भी लिए गए। एमसीएमसी कमेटी के नोडल विशाल मिश्रा ने बताया कि निष्पक्षता और पारदर्शी तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न हो, इसके लिए ये समिति विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के अलावा केवल नेटवर्क सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुवीक्षण करेगी। देखिए, मैं आप सभी के माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि इलेक्शन को लेकर के जनपद नैनीताल की सारी टीमें एकदम तैयार हो गई हैं। इसी क्रम में एक टीम हमारी एमसीएमसी की है जो मीडिया सर्टिफिकेशन की टीम रहती है। तो इसमें इलेक्शन के दौरान जो भी हमारे प्रत्याशी हैं उनकी पेड न्यूज हो या जो भी मीडिया को ब्रीफिंग देनी है, जो भी डेटा रिलीज करना है, उस संदर्भ में एक प्रॉपर हमारा आपस में तालमेल बना रहे और सही सूचना जागरूक मतदाताओं तक पहुंच सके। तो उसके लिए हमने अपनी टीम के संदर्भ में आज एक बैठक भी की है और आप लोगों से वार्तालाप भी हुई है। आप लोगों के जो सुझाव हैं उसको भी हम लोग अपने आने वाले समय में जो भी हमारी कार्यप्रणाली है उसको सम्मिलित करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारी पूरी टीम एक निष्पक्ष चुनाव करा सके। मतगणना के दिन मतगणना का जो आपका पंडाल होगा, जब मतगणना का स्टेज होता है, उस मतगणना के स्थल पर बहुत ही व्यावहारिक चीजें दिखती हैं। जो ईवीएम से हैं वो जब लाई जा रही हैं उनके साथ जो ले जाने के लिए स्थिति रहती है। का सामान चोरी करने के मामले में 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दोनों चोरों के खिलाफ मुरादाबाद, नैनीताल, लखनऊ, दिल्ली और जयपुर में 20 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं कोतवाली कार्यालय में घटना का खुलासा करते हुए एएसपी अभय सिंह और सीओ अनुषा बडोला ने बताया कि बीते 13 फरवरी को काशीपुर निवासी राजीव कुमार अग्रवाल दिल्ली गए हुए थे। 19 फरवरी को वापस आने पर देखा कि उनके घर से चोर कमरों के ताले तोड़कर अलमारी में रखे जेवरात, चांदी के सिक्के और 80,000 रुपये चुरा कर ले गए थे। ये जो चोर हैं ये बड़े से चोर हैं और पूरे ऑल इंडिया लेवल पे चोरी करते हैं। बेंगलोर, दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, यहाँ उत्तराखंड में, यूपी में काफी चोरियां कर रखी हैं। गाजियाबाद में इनमें से एक चोर के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की है और करीब 20-22 मुकदमे इनके ऊपर पेंडिंग चल रहे हैं। तो इनकी जो कार्य प्रणाली है वो यही है कि 3-4 दिन पहले आते हैं और बंद घरों को देखते हैं कि किस घर के आगे अखबार ज्यादा पड़ा हुआ है। इस घर में भी लगभग 12-13 तारीख को ये लोग कहीं शादी में चले गए थे, उनके घर के आगे वो पड़ा हुआ था, अखबार वगैरह पड़े हुए थे। जब ये वापस आए तभी इस चोरी का पता चला। ये शाम को ही घर में घुस गए थे और करीब 20-25 मिनट मारा इन्होंने, जो इनको हफ्ते लगा। ये जो चोरी करते हैं इस टाइप का आइटम चोरी करते हैं जो जेब में आ जाए इनके, जैसे ज्वेलरी और पैसा।
और कांवड़ियों का हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर के अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह और सीओ अनुष्का बडोला ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ अपने कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर के विस्तार से चर्चा की गई। इस मीटिंग में लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, नगर निगम समेत कई विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने पूरे जिले की पुलिस को निर्देशित किया हुआ है कि मीट, मछली, शराब की दुकानों पर पैनी नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि जो कांवड़िए कांवड़ लेकर गंतव्य की ओर जाते हैं, उनके रहने और ठहरने के लिए व्यवस्था की जाए। शिवरात्रि कांवड़ 29 तारीख से शुरू है और मुख्य रूप से 1 तारीख से हम उम्मीद कर रहे हैं कि 8 तारीख के मध्य में, जब शिवरात्रि का दिन है, कांवड़ बढ़ने की संभावना है और उसी बीच में लास्ट के 3-4 डेज जो डाक कांवड़ का भी रहता है। विगत वर्ष भी हमने यातायात को लेकर के प्लानिंग करी थी और कांवड़ में सबसे महत्वपूर्ण चीज है ट्रैफिक प्लानिंग। और ट्रैफिक अगर अच्छे से प्लान हो जाए और कांवड़ी अपना सकुशल अपने गंतव्य तक जाए, कोई इस तरह से कुछ नहीं रहता। उसी संदर्भ में यातायात को प्लान करने के लिए जरूरी है कि हमारे यातायात से लेकर के थाना प्रभारी से लेकर के और जो भी स्टेक होल्डर है, जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, चाहे हमारे जल संस्थान के लोग हो गए, नगर निगम के लोग हो गए, मजिस्ट्रेट साहब हो गए, तो सबके साथ एक हमने संयुक्त रूप से मीटिंगें करी हैं, जिससे कि जो भी आवश्यक वहाँ पे तैयारियां हो, रूट के स्तर पे मांस मदिरा की दुकानों के लिए क्या हमारे प्रावधान रहेंगे, डाइवर्जन हम कहाँ से लागू करेंगे। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संपादित कराए जाने की तैयारियों को लेकर के महानिरीक्षक जो हैं ITBP संजय गुंजियाल के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों और उनके परिजनों को भी 100% मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। इसके लिए शीघ्र से शीघ्र सुरक्षा बलों की मतदाता सूची आदि को अपडेट करने के लिए अनुरोध किया।
इस अवसर पर आईजी संजय गुंजाल ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सुरक्षा बलों द्वारा लोकसभा निर्वाचन को लेकर सफलतापूर्वक इसको संपादित कराए जाने के लिए आश्वासन भी दिया गया है। जो प्रभारी है पांचों लगातार बैठकें कर रहे हैं। हमारे जो नीचे के रूट्स को मजबूत करना वो काम चल रहा है। आदरणीय खड़गे जी आए, बीच में हमारी स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन साहब यहाँ बख्शानु दास जी आए, हमारी बहन अलका लांबा जी आए हैं, गुरदीप सप्पल यहाँ आए जिन्होंने मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक की, और हमारी आदरणीय शैलजा जी 2 महीने के कार्यकाल में 3 बार उत्तराखंड आ चुकी हैं। वो विभिन्न किस्म की बैठकें ले रही हैं। हमको दिल्ली स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में दोबारा बुलाया गया था, अभी फिर से कल और परसों में बैठकें हैं। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ज्यादा मजबूती से इस बार काम कर रही है। मुद्दे भी अनेकों। और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार के बढ़ेडी, राजपूतान और शांतरहार शाह गांव में डाली जा रही पेयजल पाइपलाइन में अनियमितता के आरोप लगाए हैं। नाराज कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान कार्यालय का घेराव किया और अधिकारियों से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जल संस्थान के अधिकारी और ठेकेदारों द्वारा नियमों के विपरीत पाइपलाइन डाली जा रही है। अनियमितता की शिकायत करने पर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। मानक अनुसार कार्य नहीं किए गए, तो जो लाइन 1 मीटर पर डलनी थी वो जो है 1 फीट के ऊपर डाल दी गई थी। इसी संबंध में हमने जो है जेई को फोन करके इसकी शिकायत की थी और शिकायत पत्र भी एक्शन साहब को दिया था। लेकिन उसी संबंध में जो है मेरी जो ऑडियो है शिकायत की वो वायरल कर दी हिमांशु त्यागी ने और एई साहब राजेश चौहान जी ने। फिर उसके बाद में लगातार जो है इसमें जांच के लिए हम तब अधिकारियों से वार्तालाप भी कर रहे थे, लेकिन लगातार जो है इसमें 4 महीने से जांच को डिले कर दिया गया। ग्राम बढ़ेरी, राजपूतान के और शांतरशाह के वहाँ के प्रतिनिधि और लोग मेरे पास आए थे, तो उनके द्वारा कहा गया कि वहाँ स्कीम पे जो है कार्य जो है गुणवत्तापूर्वक नहीं किए जा रहे हैं। तो जिस संबंध में मेरी वार्ता हुई तो मैंने पूछा भाई अगर इस संबंध में आप लोगों द्वारा कोई पत्र वगैरह मुझे प्रेषित किया गया है इस संबंध में तो अवगत कराएं। तो वो मैंने देखा कि वो पत्र मुझे ना प्रेषित करते हुए अधिशासी अभियंता को लिखा गया था, लेकिन मैंने उसी का संज्ञान लेते हुए उसके क्रम में अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया कि इस पे जो है एक जांच कमेटी गठित करते हुए इसका जांच किया जाए, जिसमें निष्पक्षता से जांच हो और 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट करें। तो खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, जहां पर भीम आर्मी ने कई सारे आरोप लगाए हैं। पेयजल पाइपलाइन में अनियमितता बरते जाने को लेकर के ये आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में जो पाइपलाइन बिछाने में अनियमितता बरती जा रही है, पूरे मामले में इसमें निष्पक्ष तरीके से जांच हो। तो पेयजल पाइपलाइन में अनियमितता को लेकर के भीम आर्मी नाराज है। उनका कहना है कि भाई इस पूरे मामले में अच्छे से जांच हो। और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर एक युवती का शव मिला है। तो बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। रेस कोर्स विधायक हॉस्टल के पास फ्लैट में यह शव मिला है। सूचना पर पहुंची नेहरू कॉलोनी पुलिस। तो बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां पर शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज भी दिया गया है। फ्लैट मालिक से पूछताछ फिलहाल की जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर एक युवती के शव मिलने से सनसनी फैली है। रेस कोर्स विधायक हॉस्टल के पास फ्लैट में ये शव मिलने की जानकारी मिली है, जिसके बाद से पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। और फ्लैट मालिक से जो है पूछताछ पुलिस इस पूरे मामले में कर रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं सीधे देहरादून से, जहां पर रेस कोर्स विधायक हॉस्टल के पास फ्लैट में एक युवती का शव मिला है और इस शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। हालांकि पुलिस एक्टिव होती दिखाई दी। पुलिस मामले में पहुंची, घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद से युवती का शव पुलिस ने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज भी दिया है और जो फ्लैट का मालिक है उससे पूछताछ फिलहाल पुलिस कर रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी, नेहरू कॉलोनी की पुलिस ये पूरी पूछताछ कर रही है, इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक